आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान के बारे में जो भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख की तरफ से आया है। और इस बयान के बाद बहुत सारे हमारे सवाल जो SU-57 से जुड़े थे, शायद इनका जवाब हमें मिल चुका है। भारत के सामने इस समय एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या भारतीय वायुसेना की तत्काल 5th जनरेशन फाइटर की ज़रूरत पूरी करने के लिए रूस के SU-57 को खरीदना चाहिए या फिर पूरा फोकस भारत अपने एमका प्रोग्राम पर करे। हमने कल की वीडियो में कहा था कि रूस ने फाइनल ऑफर दे दिया है जिसमें ज़िरकॉन और किंजल जैसी मिसाइल भी आ चुकी हैं ऑफर में। लेकिन अब यहां पर भारत के पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने एक अहम चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर SU-57 को सिर्फ एक आंतरिक समाधान के तौर पर भारत में लाया गया तो भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है और यही चीज़ भारत के अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बेहद परेशानी बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा खतरा क्या SU-57 की कैपेबिलिटी नहीं है? क्या यहाँ पर भारत डर रहा है कि अगर हमने कुछ चुनिंदा विमान भी खरीदे तो आगे चल के ये ऑर्डर और बड़े हो सकते हैं? खतरा है यहाँ पर प्रोक्योरमेंट मोमेंटम। तो आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या 2 SU-57 स्क्वाड्रन आगे चलकर 4 या 8 स्क्वाड्रन बन सकती हैं? और क्या इसकी वजह से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर पर दबाव पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में इस मुद्दे को हम आसान भाषा में समझेंगे और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि भारत की ज़रूरत क्या है। इंडियन एयरफोर्स को आने वाले वर्षों में एडवांस फाइटर कैपेबिलिटी की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य भारत को भविष्य के लिए खुद अपनी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो प्रदान करना। समस्या ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल होने में अभी बहुत समय लगेगा। ऐसे में अगर भारत रूस के SU-57 को आंतरिक समाधान के तौर पर खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांस 5th जनरेशन कैपेबिलिटी अपेक्षाकृत जल्दी मिल सकती है। लेकिन भदौरिया की चिंता यहीं से शुरू होती है, या यूँ कह रहे हैं भदौरिया सर की चिंता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ने वाली है। मान लीजिए कि शुरुआत में भारत सिर्फ 2 SU-57 की स्क्वाड्रन खरीदता है, लेकिन इसके बाद ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिलता है तो पायलट और ग्राउंड क्रू SU-57 इकोसिस्टम में ट्रेंड हो जाते हैं, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, वेपन्स और लॉजिस्टिक चेन बन जाती है। फिर सवाल उठ सकता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही है तो कुछ और SU-57 क्यों ना खरीद लिए जाए, और यहीं से 2 स्क्वाड्रन 4 और फिर शायद 8 स्क्वाड्रन तक बढ़ने की संभावना पैदा हो सकती है। तो ये प्रोक्योरमेंट मोमेंटम क्या होता है जिसको लेकर हमारे पूर्व एयर चीफ इतने परेशान हैं? देखिए, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी देश के पास एक नया फाइटर जेट आता है तो उसके साथ सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं आता, उसके साथ आता है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, वेपन्स इंटीग्रेशन, सिमुलेटर, ग्राउंड इक्विपमेंट, पायलट ट्रेनिंग और पूरा ऑपरेशनल इकोसिस्टम। एक बार ये इकोसिस्टम बन जाने के बाद उस एयरक्राफ्ट को और ख़रीदना आसान हो जाता है। यानी अगर हम अतिरिक्त खरीदना चाहें तो हमारे लिए वो काफ़ी आकर्षक लग सकता है और आसान भी। यानी शुरुआत में जो खरीदारी सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी, वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म फ्लीट कमिटमेंट बन सकती है। और यही भदौरिया सर की मुख्य चिंता है। उनका कहना है कि SU-57 खराब एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, निसंदेह ये बहुत कैपेबल है। बल्कि मुद्दा ये है कि भारत के सीमित डिफेंस रिसोर्स को किस दिशा में लगाया जाए। क्या पैसा इंपोर्टेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जाए या उसी रिसोर्स को एमका के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में तेजी से लगाया जाए? देखिए, अब यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कोई साधारण फाइटर प्रोग्राम नहीं है। ये भारत के सबसे एम्बिशियस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें लो ऑब्जर्वेबल यानी स्टेल्थ डिज़ाइन होगा, इंटरनल वेपन कैरेज होगा, एडवांस सेंसर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे और हाई एंड मिशन कंप्यूटिंग होगी। और भविष्य में एक ज़्यादा पावरफुल हाई थ्रस्ट इंजन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब सोचिए कि इतनी कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में अगर किसी एक मेजर सब सिस्टम में डिले हो जाता है तो उसका असर पूरे डेवलपमेंट टाइमलाइन पे पड़ सकता है। भारत पहले भी इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम में डिलेज का सामना कर चुका है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की टाइमलाइन को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इसीलिए भदौरिया सरकार का ये संदेश 2 हिस्सों में है। पहला यह है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विदेशी फाइटर के कारण पीछे नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि एमका को भी बिना किसी डेडलाइन के चलते रहने देना चाहिए और डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बनने देना चाहिए। यानी कि SU-57 आने से किसी प्रकार से एमका प्रभावित ना हो, ये बात हमें पहले सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अब इस पूरे मामले का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि मान लीजिए एमका में डिले होती है और इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन कैपेबिलिटी की ज़रूरत है तो सरकार पर प्रेशर आएगा कि SU-57 और खरीदे जाएं। और अगर ज़्यादा SU-57 खरीदे जाते हैं तो फिर डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फ्लीट के लिए एलोकेट होगा।
इससे बाद में एमका के लिए रिसोर्सेज का दबाव पड़ सकता है, और अगर रिसोर्सेज पर दबाव पड़ा तो एमका में और डिले होना लाजमी है। और अगर एमका फिर लेट हुआ तो फिर ज़्यादा इंटरिम फाइटर की ज़रूरत महसूस होती है, यानी कि एक तरीके का साइकिल बन सकता है। यानी कि अगर आप साइकिल को समझें तो पहले एमका में डिले देखने को मिलेगी, फिर हम ज़्यादा SU-57 की ज़रूरत महसूस करेंगे। ज़रूरत महसूस होगी तो फिर ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी इंपोर्टेड फाइटर के लिए। ज़्यादा फंडिंग आएगी तो एमका के लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और एंड रिजल्ट ये होगा कि एमका में हमें फिर से डिले देखने को मिलेगी। और यही वो सिनेरियो है जिससे बचने की चेतावनी दी जा रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझना ये ज़रूरी है कि भदौरिया सर का आर्गुमेंट ये नहीं है कि भारत को हर हाल में SU-57 को रिजेक्ट कर देना चाहिए। असल आर्गुमेंट उनका ये है कि अगर SU-57 खरीदा जाता है तो उसकी भूमिका और संख्या के क्लियर लिमिट्स होनी चाहिए। अगर भारत को तत्काल कैपेबिलिटी गैप भरने के लिए लिमिटेड नंबर में फॉरेन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे एक डिफाइंड इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उसे एमका का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहिए। यानी भारत को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अब सवाल यह आता है कि अगर एमका को समय पर लाना है तो क्या करना होगा। पहले समझिए कि फर्म माइलस्टोन्स यहाँ पर क्या है। हर स्टेज के लिए क्लियर डेडलाइंस होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए। तीसरा, डिसीजन मेकिंग में तेज़ी होनी चाहिए। और चौथा ये है कि गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, आडा और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में डिले को पहले ही आइडेंटिफाई करके उनका बैकअप प्लान तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, यह भारत के लिए एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने का मौका है। इसके जरिए एडवांस एरोडायनेमिक्स, एडवांस स्टेल्थ मटेरियल, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिशन कंप्यूटिंग और प्रोपल्शन जैसे क्षेत्रों में डोमेस्टिक कैपेबिलिटी विकसित हो सकती है। तो इसीलिए SU-57 वर्सेस एमका की पूरी डिबेट को सिर्फ रशियन फाइटर या इंडियन फाइटर के प्रतिस्पर्धा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। असल सवाल ये है कि भारत की जो इमीडिएट ज़रूरतें हैं ये कैसे पूरी की जाएंगी बिना लॉन्ग टर्म इंडिजिनस कैपेबिलिटी को कमज़ोर किए। अगर SU-57 को सीमित संख्या में आंतरिक समाधान के तौर पर लिया जाता है और साथ ही साथ एमका को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाया जाता है तो क्या दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक बैलेंस बन सकता है। लेकिन अगर एमका के डिले के कारण SU-57 होता है तो फिर भारत को सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि भारत के लिए सिर्फ SU-57 फाइटर बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे समय पर बनाना ज़रूरी है। और SU-57 भारत की इमीडिएट कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट में भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिर उसे एमका का कंपटीशन नहीं बनने देना है, क्योंकि एमका सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भारत के फ्यूचर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ा एक प्रोग्राम है। और अगर एमका सफल होता है तो भारत सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसा डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार करेगा जो आने वाले कई जनरेशन के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की नींव बन सकता है। और इसीलिए सवाल ये नहीं है कि SU-57 अच्छा है या एमका। असली सवाल ये है कि क्या भारत शॉर्ट टर्म जरूरत पूरा करने के लिए एमका को दांव पर लगा सकता है, या बिना फिर भारत एमका के भविष्य को खतरे में डाले इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भदौरिया सर की बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।